नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंदौर। जी हाँ, इंदौर का इतिहास जो अभी हम और समझेंगे। पहले लेक्चर में मैं आपको इंदौर का इतिहास बता चुका हूं। देखिए, इंदौर का इतिहास एक समृद्ध इतिहास है, तो आपको समझना होगा और यहां से संभावना युक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे कि मराठों ने आक्रमण किए मध्य प्रदेश में और 1723 में, इसके बाद 29 जुलाई 1728 को पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने 28 जो आर्ध प्रगने थे। अब आर्ध प्रगने क्या होते हैं? ये पूरे इस तरह से बिखरे हुए थे। अगर मैं वर्तमान का मध्य प्रदेश का मानचित्र बना दूं आप लोगों के लिए, तो उससे आसानी होगी आपको समझने में। फिर भी मैं इसको कुछ अलग से बनाने वाला हूं, अब देखते जाइए कैसे। विदर्भ, तो ये पार्ट बी और पार्ट ए जो बनते हैं बाद में। तो इसमें क्या 28 परगने थे। अब ग्वालियर वाले भाग में थे, यहाँ पर थे ये वाले ऐसे परगने थे, इधर थे, इधर थे, इधर थे, इधर थे, कुछ यहाँ पर थे, नर्मदा घाटी की साइड थे। टोटल ऐसे 28 परगनों को बांटते हैं। अब ये डिवाइड इसलिए करते हैं कि जो इनके सेनापति थे उन्होंने एक अच्छा योगदान दिया, तो उन्हीं के बीच ये बंटवारा कर देते हैं। होलकर सिंधिया और पवार सरदारों के बीच। अब पवार सरदारों के बीच का मतलब ये हुआ कि इसमें दो पवार राजा थे, एक धार और दूसरा देवास। इन सभी के बीच बंटवारे किए गए, कर दिया गया और इस तरह से 28 परगनों को डिवाइड कर दिया गया। पता दिया कि भाई रणोजी सिंधिया का ये वाला हिस्सा ये होलकरों का है, ये धार वालों का है, ठीक है। और इसमें ये भी था कि इसमें दिशा का कोई निर्धारण नहीं था। कुछ क्षेत्र होलकरों का इधर भी था और कुछ क्षेत्र सिंधिया राजाओं का होलकरों के वक्त भी था और इधर देवास वालों का भी था और धार का भी था। जैसे बैरसिया, अगर आपने भोपाल के अंदर नाम सुना होगा, तो बैरसिया जो था वो धार के पवार राजाओं का था। तो ऐसे 28 परगनों को यहाँ पर बाजीराव पेशवा बांटते हैं और इन्हीं में मल्हारराव होलकर की चर्चा करेंगे हम। उनको इंदौर राज्य प्राप्त होता है और फाइनली वह 1731 में इंदौर होलकर राजवंश की स्थापना करते हैं और ये बनते हैं इंदौर के प्रथम राजा। मालवा में मराठा राज्यों की नींव, इन सभी की वजह से मध्य प्रदेश में अगर कहें मराठा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। होलकर को इंदौर राज्य मिला, सिंधिया को ग्वालियर मिला, धार स्टेट उदयजीराव पवार या धार के प्रथम पवार राजा थे, तुकोजी देवास बड़ी पांति और जीवाजी देवास छोटी पांति। तो इस तरह से ये बंटवारा कर दिया गया था इन चार सरदारों के बीच, यानी कि चार सेनापतियों के बीच। अब इसमें क्या हुआ कि बंटवारा होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, कहें कि बाजीराव पेशवा फर्स्ट की डेथ हो गई, कुछ समय तक आपने देखा होगा या फिर पानीपत के बारे में भी आपने सुना होगा, सदाशिवराव भाऊ के बारे में, तो वहां पर होलकर शासक और सिंधिया शासक ये सब साथ में मिलकर काम करते हैं। अभी भी ये मराठों के लिए काम करते रहते हैं। स्थिति कब गड़बड़ाने लगती है? जब 1804 का समय आता है। 1804 के बाद ये दोनों राजवंश एक दूसरे के आमने सामने होने लगते हैं। इसके पहले से स्थिति निर्मित थी, तो ये आपस में झगड़ने लगते हैं या कि एक दूसरे की संपत्ति पर अपना हक और अधिकार जताना शुरू करते हैं ये, और इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश। 1818 में संधि हुई और मराठों, जिनका पूरा हेडक्वार्टर जो था वह नागपुर, तो मराठों के जितने भी क्षेत्र थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले भाग में, वह 1818 की संधि होने के साथ सभी समाप्त हो जाते। धीरे 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 अप्पाजी साहब द्वितीय से संधियां करते जाते हैं और इन लोगों से तो संधि की, होलकर राजवंश से की, सिंधिया वंश से की, ठीक है। संधियां इनकी पहले से प्रारंभ हो जाती है। 1805 में संधि होगी, जिसके बारे में चर्चा करूंगा आपके साथ यहाँ पर। 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई 24 दिसंबर 1805। यह होलकर शासकों के बीच हुई। इसके बाद क्या कि यशवंतराव होलकर जो था वो किनसे हार जाता है?
जनरल लेक और वेलजरी इनसे युद्ध में हार जाता है। तो इसके बाद क्या करते हैं कि अंग्रेज होलकरों के साथ संधि कर लेते हैं। यहाँ पर 24 दिसंबर 1805 को राजपुर घाट की एक संधि हो जाती है और यशवंतराव होलकर 1808 में यशवंतराव होलकर के जो बड़े भाई थे, इस संधि के बाद 1808 में यशवंतराव होलकर के जो बड़े भाई थे काशीराव होलकर की बीजागढ़। अब बीजागढ़ कहां पड़ता है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बीजागढ़। बीजागढ़ में उनके भाई की मृत्यु हो जाती है या कहे कि उनकी हत्या कर दी जाती है वहां पर, जब वह सेंधवा किले के कारवार से भागने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि उनको अंग्रेजों के द्वारा वहां पर मार दिया जाता है जब वो सेंधवा किले से निकलकर जाते हैं। तो इसके बाद यशवंतराव होलकर हताश हो जाते हैं। इसके बाद वह, कहने का मतलब है कि एक पागल टाइप के हो जाते हैं। तो 1808 में वह पागल हो गए और 1811 में यशवंतराव फर्स्ट की डेथ हो जाती है। अब ये घटनाक्रम चलता रहा। अब इसी के बीच क्या होता है कि तनातनी होती है कि अब होलकर राजवंश का राज सिंहासन कौन संभालेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर होने लगती है। इसमें क्या होता है, महिदपुर, आपने सभी सुना होगा, महिदपुर युद्ध जो होता है उसमें तुलसीबाई होलकर जो थी वह अपनी एक विश्वसनीयता प्रस्तुत करती है और ये तुलसीबाई होलकर अंग्रेजों से लोहा लेने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला थी। ये जरूर याद रखें, ध्यान दे, अंग्रेजों से लोहा लेने वाली, अंग्रेजों से लड़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला थी, मुगलों से नहीं, है। तो ये जरूर याद रखें, अगर प्रश्न हो तो आप आंसर करें यहाँ पर। इसके बाद 1818 में आप देखें तुलसीबाई होलकर की आलोट में जो महिदपुर युद्ध होता है, तुलसीबाई को 1817 में कैद कर लिया जाता है और आलोट में किले के अंदर उनकी अंग्रेजों के द्वारा, जॉन मालकम के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद मंसूर की संधि होती है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। मल्हारराव होलकर 16 मार्च 1694 को मल्हारराव होलकर का जन्म पुणे में हुआ था। ये होल गांव में हुआ था। ये चारवा परिवार से थे, या बहुत से बोलते हैं कि जो होल नदी है उससे इस होलकर राजवंश का नामकरण होता है। 20 जुलाई 1766 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लाहर तहसील के अंतर्गत जो आलमपुर है वहां पर इनकी मृत्यु हो गई, पानीपत के तीसरी लड़ाई से लौटते समय। और फिर वहीं पर भिंड में उनकी पुत्रवधू बहू देवी अहिल्याबाई ने 1766 में ही इस छतरी का निर्माण करवाया। अगर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि मल्हारराव होलकर की छतरी मध्य प्रदेश में कहां पर है या कौन से जिले के अंदर स्थित है, अवस्थित है, तो आपको आंसर करना चाहिए यहां पर भिंड। निर्माण आपको बता दिया मैंने। इन्हें उत्तरी और मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाता है और इनके जो सैनिक गुरु थे वो कदम बांधे थे, ये जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। और किस तरह से पेशवा के साथ आए, यानी कि बाजीराव पेशवा की सेना में शामिल होकर आ गए थे। तो ये थे मल्हारराव होलकर। दोस्तों, इतिहास मैंने कहा कि इंदौर का इतिहास आप पहले समझे, उसके बाद जो न्यू कंटेंट है, यानी कि जो करंट अफेयर जो इंदौर का अपडेट होता रहता है वो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये चीजें नहीं मिल पाती हैं। चलिए अब संक्षिप्त में एक बातें और कर लेते हैं। यहाँ पर एक घटनाक्रम और घटता है यहाँ पर। दौलतराव सिंधिया और उनके साथ में बाजीराव द्वितीय, ये दोनों क्या करते हैं कि बाजीराव द्वितीय दौलतराव सिंधिया से मिलकर 15 अप्रैल 1801 को 15 अप्रैल 1801 को विट्टोजी होलकर जो होते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, उसको समझना है। विट्टोजी होलकर जो होते हैं उनको क्या करते हैं, ये है हाथी के पैरों से बंधवा कर उनको मरवा डाला। और इसके बाद हद तब हो जाती है कि उनके जो मृतक शरीर है
उसका दाह संस्कार से पहले उनका शव प्रदर्शन के लिए रख दिया इन्होंने। किस तरह से हाथी ने उनको कुचला, 24 घंटों तक उनका शव पड़ा रहा वैसे के वैसे। इस क्रूरतापूर्ण कार्य से क्या होता है कि यशवंत राव जो थे, मैंने कहा ना कि यशवंत राव फर्स्ट, वो काफी नाराज होते हैं और वो प्रण लेते हैं कि वो कभी भी पेशवाओं को कभी माफ नहीं करेंगे उनकी इन हरकतों की वजह से। इससे क्या हुआ कि होलकर सिंधिया राजघरानों के संबंध में शत्रुतापूर्ण बना दिया और एक दूसरे में उनमें द्वंद्व बन गया। तो यहां से अलग अलग होने लगते हैं कौन, सिंधिया और होलकर राजघराने, और इन्हीं का फायदा सीधा सीधा मिला 1818 में अंग्रेजों को। ठीक है, इसीलिए कम सेना लेकर लड़ने वाले ये अंग्रेज किस तरह से अपनी हुकूमत कायम करते हैं भारत में और मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों पे। इसके बाद कसरावत का युद्ध होता है। कसरावत के युद्ध में यशवंतराव फर्स्ट जो थे वह होलकर शासक जो दौलतराव सिंधिया के आधिपत्य में चले चले जाते हैं, तो उनको भी वो यहाँ पर हरा देते हैं और इस तरह से जो देवी अहिल्याबाई का जो खजाना था उस पर वो कब्जा कर लेते हैं। तो ये फैक्ट था इंदौर के इतिहास का, जो आगे भी जारी रहेगा, जिसमें हम देवी अहिल्याबाई को पढ़ेंगे और उनके द्वारा करवाए गए कार्य जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। अब मल्हारराव होलकर की जो गाथा है, स्टोरी है ना, गाथा किसको कहा जाता है, कथा को कहा जाता है ना, याद रखना है। आटके पार झेंडा रौला के संबोधित किया जाता है। अब राजधानी कब स्थानांतरित हुई, तो 1767 में हुई। आपने पढ़ा होगा 1766, जिसका मैं पूरी तरह से खंडन करूंगा। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है 1766 में नहीं, 1767 में देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी यहां से स्थानांतरित कर ली और यह 1818 तक वहीं पर बनी रही, जब तक मंदसौर में अंग्रेजों के साथ जॉन मेलकम और इनके परिवार के सदस्य तंत्या जोन के बीच संधि पर हस्ताक्षर न हुए। और इसी के बाद क्या होता है कि आपने महू जरूर सुना होगा, जिसका नाम वर्तमान में अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो महू की जो खोज है वो जॉन माल्कम ने की थी 1818 में, और उसने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर एक छावनी बनाई जाएगी, और उसी जॉन माल्कम का जो एम लगता है उसी से इसका नामकरण महू हुआ था, जिसको मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर कहते हैं। इसीलिए इसका नाम अब कर दिया गया है अंबेडकर नगर। तो ब्रिटिश संधि के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरह से संधि होती है। 6 जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि, एक समझौता, और यह समझौता भारी पड़ता है पूरे मध्य प्रदेश पे। और मंदसौर की संधि भारतीय इतिहास में या मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है, जरूर याद रखें आप। शिव भक्त अहिल्याबाई होलकर, जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए थे, आशीर्वाद दिया था। देवी अहिल्याबाई ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां पुण्य के कार्य किए और कई मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था जो क्षतिग्रस्त करा दिए गए थे। आज आप पहली बार देवी अहिल्याबाई के द्वारा करवाए गए पुनः निर्माण कार्यों को समझ पाएंगे। इसके अलावा उनका जो इतिहास है वह आपको समझने को मिलेगा। देवी अहिल्याबाई को किस किस नाम से जाना जाता है, या कहें पिलास्पर क्यून। पिलास्पर क्यून के नाम से किसको जाना जाता है, तो देवी अहिल्याबाई को जाना जाता है, ये जरूर याद रखिए आप। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रथम विरोध जो किया था वह देवी अहिल्याबाई ने किया था। इसके अलावा एक रात में इनके बारे में कहा जाता है कि एक रात में पूरे भारत में इन्होंने स्टेप वेल यानी कि सीढ़ियों वाले कुओं का निर्माण करवाया, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में बावड़िया कहा जाता है। इनकी सर्वाधिक संख्या निमाड़ में और भारत के अन्य क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। ऐसी ही बावड़िया जो है कुछ राजपूत राजवंश के द्वारा भी निर्मित करवाई गई है, परंतु सर्वाधिक की अगर बात करेंगे तो देवी अहिल्याबाई होलकर। चलिए, राजमाता के नाम से विख्यात अहिल्याबाई होलकर एक मजबूत महिला शासिका थी और मालवा साम्राज्य की वह एक रानी थी।
देवी अहिल्याबाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखा। यह देवी अहिल्याबाई की राजगद्दी है। अगर आप मैसूर जाते हैं तो ये राजगद्दी आज भी ऐसी कैसी आपको वहां पर देखने को मिलेगी, जहां पर देवी अहिल्याबाई अपना पूरा राजपाट संभालती थी और लोगों की समस्या को वह सुनती थी और तुरंत उन सभी समस्याओं का निराकरण करती थी। तो इनकी राजगद्दी से लेकर अगर प्रश्न पूछा जाए कि उनकी राजगद्दी कहाँ थी, इंदौर या महेश्वर, तो मैं कहूंगा यहाँ पर आपको महेश्वर आंसर करना होगा। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि देवी अहिल्याबाई की समाधि स्मारक कहाँ है, तब भी आप एक ही आंसर करेंगे, महेश्वर में। अब अहिल्याबाई होलकर का एक जो शानदार शासन कब समाप्त हो जाता है, 13 अगस्त 1795 को, जब उनकी मृत्यु हो गई। देवी अहिल्याबाई की मृत्यु कब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 13 अगस्त 1795। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को देवी अहिल्याबाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि देवी अहिल्याबाई के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया गया था, है ना। तो आप आंसर करेंगे 1996 में किया गया था। अब जैसे कि मैंने कहा शुरू में ही कि देवी अहिल्याबाई ने देश भर में कई हिंदू मंदिरों और धर्मशालाओं या सार्वजनिक विश्राम गृहों का निर्माण करवाया है। आइए जिनके बारे में आपको समझाता हूं यहाँ पर। अब कहाँ कहाँ इन्होंने निर्मित करवाया, हमारे पास मानचित्र पे जगह तो बहुत कम है यहाँ पर जहां पर हम मानचित्र बना पाए भारत का। खैर, इसके लिए क्या करना होगा, हमें फ्रंट इमेज जाना होगा, सॉरी। अब देवी अहिल्याबाई के कार्यों को अगर हम समझें तो सबसे पहले तो भारत का मानचित्र बना ले इस तरह से। ये सिर्फ हमने समझने के लिए बनाया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने कहां पर क्रम संख्या में देखे तो सबसे पहले ऋषिकेश। अब ऋषिकेश कहां पड़ता है मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप समझते चले ऋषिकेश। फिर इसके बाद गंगोत्री, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, गंगोत्री में पुनः निर्माण करवाया मंदिरों का, सबसे पहले ऋषिकेश, दूसरे नंबर पर गंगोत्री। फिर इसके बाद इन्होंने प्रयागराज, विष्णु प्रयाग तीसरे नंबर पे। फिर इसके बाद उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। फिर हरिद्वार, बद्रीनाथ, वृंदावन, इसके बाद अयोध्या, इलाहाबाद, सिर्फ समझा रहा हूं यहां पर, ठीक है, वाराणसी, गया बिहार। अब बोलेंगे सर उधर पश्चिम बंगाल चले गए, देखो मैं सब समझा रहा हूं आपको, है ना। यहाँ सिर्फ आपको समझना है। मैप आप खुद सेट कर लीजिएगा। मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैप पैमाने पर नहीं है। पैमाने का मतलब यह है कि मैंने इसको कोई भी भौगोलिक गतिविधि से नहीं बनाया है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक इतिहास समझा रहा हूं और उस इतिहास की दृष्टि से मैंने आपको यहाँ पर मानचित्र भारत का बनाकर समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इनकी संख्या मैं आपको वापस से काउंट करवाऊंगा। तो देखिए आपका वाराणसी हो गया था। वाराणसी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 11वें नंबर पे गया हो गया, ठीक है। 12वें नंबर पे इन्होंने करवाया था पुष्कर। अब पुष्कर कहाँ, सभी को पता है कि राजस्थान में है, ठीक है। 13वें नंबर पर इन्होंने करवाया था राजस्थान में ही नाथ द्वार। फिर यह उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर 14वें नंबर पे हुआ था। 15वें नंबर पे ओंकारेश्वर मंदिरों का निर्माण, इंदौर, सॉरी, 15वें नंबर पे इंदौर मंदिर का निर्माण। इसके बाद 16वें नंबर पर ओंकारेश्वर का देखेंगे आप। 18वें नंबर पे आप देखेंगे, 17वें नंबर पे मैसूर। 18वें नंबर पर आप देखेंगे अमरकंटक को। अमरकंटक मंदिरों का भी जो है पुनर्निर्माण का श्रेय देवी अहिल्याबाई को जाता है, ये जरूर याद रखें।
टोटल ऐसे बहुत सारे मंदिर बनवाए, फिर भी मैं आपको आज पूरा बताऊंगा। यहाँ पर 19 नंबर पे द्वारकाधीश, सोमनाथ, भारत इतिहास में प्रसिद्ध 1026 का घटनाक्रम यहाँ का, नासिक, अजंता एलोरा, कैलाश लेनी मंदिर का पुनर्निर्माण जो कृष्ण तृतीय द्वारा निर्मित था, पुणे के मंदिर, जेचुरी मंदिर साउथ में, महाराष्ट्र में, सॉरी, चोड़ी मंदिरों का निर्माण, पंढरपुर मंदिर का निर्माण 26वें नंबर पे, राजापुर 27वें नंबर पे, और साउथ में गोगन मंदिर का निर्माण। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो कंस्ट्रक्शन थे या पुनर्निर्माण के, वह टोटल 28 थे। कितने थे? 28। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कहाँ हुआ, सब कुछ आपको डिटेल दे दी है, सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है। रिकॉर्ड लेक्चर देख लीजिएगा और ऐसे मैप बना लीजिएगा और वहां पर सारे पॉइंट डाल दीजिएगा जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। आशा उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आया होगा। अब प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें देवी अहिल्याबाई की, 31 मई 1725 को देवी अहिल्याबाई का जो जन्म है वो चोड़ी, अब चोड़ी जो कि वर्तमान में अहमदनगर के नाम से जाना जाता है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। जब ये 8 साल की थी तब मल्हारराव होलकर जो थे, क्योंकि वो मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट के सेना प्रमुख हुआ करते थे, तो वहां पर वो चौकसी करा करते थे, तो वो रात दिन देखा करते थे कि 8 साल की लड़की कितनी बड़ी शिव उपासक है। तो उनकी इसी पूजा ने कहें मल्हारराव होलकर को बहुत प्रभावित किया, और मल्हारराव होलकर ने ये डिसाइड किया कि आप वह ऐसे ही लड़की चाहते हैं जो आगे चलकर उनका एम्पायर संभाल सके और मालवा की प्रजा की रक्षा कर सके। तो खांडेराव के साथ उन्होंने उनकी शादी तय करवा दी और अपनी पुत्रवधु बहू बना लिया कि उसको देवी अहिल्याबाई को। 1745 में अहिल्याबाई होलकर को एक पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था मालेराव होलकर। मालेराव होलकर भी 19 वर्ष की आयु में उसकी भी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु कब हुई? 1766 में ही इसकी भी, 1764 में माफ करना। देवी अहिल्याबाई इसके पहले अपने पति को भी खो चुकी थी। अब इनकी बेटी थी तुलसीबाई होलकर, जिनके बारे में मैंने बताया कि 1817 महिदपुर युद्ध में अहम भूमिका निभाती हैं, और इनकी शादी यशवंत राव फर्स्ट के साथ की गई थी। अल्प समय में यशवंत राव के बारे में पता है कि किस तरह से उनकी 1811 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तुलसीबाई होलकर यहाँ पर पूरा एम्पायर संभालेगी। जॉन माल्कम वगैरह आक्रमण करते हैं महिदपुर पे। देवी अहिल्याबाई जो उनकी बहू थी उसको सती होने से नहीं बचा पाई थी। 1754 में कुंभलगढ़ की लड़ाई बोलते हैं इसको, इस लड़ाई में इनके पति खांडेराव की मौत हो गई। खांडेराव बताते हैं कि उग्र किस्म के थे, यानी कि किसी की नहीं सुनते थे, इनके मन में जो आता था वो करते थे, मतलब बहुत गुस्सैल थे ये खांडेराव होलकर। तो इनकी वहां पर आक्रमण कर देते हैं और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय देवी अहिल्याबाई की जो आयु थी वो 29 साल की थी। और किस तरह से सती होने से बचा लिया था मल्हारराव होलकर ने अपनी बहू को। अब निर्माण कार्यों में देखें हम तो बाबा विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो बहुत प्रसिद्ध रहा है, औरंगजेब ने क्षतिग्रस्त करा दिया था इस मंदिर को। उसके बाद 1780 में देवी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। बाबा विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। खजराना मंदिर बहुत सारे तो आपको बता दिए, फिर भी हम कुछ संक्षिप्त यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। खजराना गणेश मंदिर जो है वह इंदौर वह पूरे मालवा और मध्य प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसका जो मैनेजमेंट है वह भट्ट परिवार के द्वारा किया जाता है, यानी कि मंदिर का जो रख रखाव है या देखरेख करने का जो काम है वह एक पीढ़ी दर काम है। जो कौन संभालता है? भट्ट परिवार संभालता है।
अब ऐसा माना जाता है कि जब औरंगजेब आक्रांता था, यानी आक्रमणकारी था, और ये कई मंदिरों को इसने ध्वस्त किया, मूर्तियों को तोड़ दिया था, तो इसको तो किसी ने भारत इतिहास में मूर्ति भंजक नहीं कहा, पर इसके डर से, या कह सकते हैं कि इससे रक्षा की गई थी, डर से तो नहीं, रक्षा की गई थी उन प्रतिमाओं की। तो उनमें से एक प्रतिमा थी भगवान गणेश जी की, जिसको कुएं के अंदर छुपा दिया गया था, है ना। तो पानी में तो देखने से रहा नहीं कि कुएं में छलांग लगाएगा औरंगजेब, है ना। फिर इसके बाद जब पता चलता देवी अहिल्याबाई को, भाई एक कुआं है और वहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा है, तो देवी अहिल्याबाई जो थी, जैसे देखेंगे कि 1731 में तो वैसे भी पूरा एम्पायर संभालते हैं मल्हारराव होलकर, तो 1735 उसके पहले अहिल्याबाई होलकर को वह सारे काम समझाते थे कि कैसे आपको राज शासन चलाना है, क्योंकि वो अपने बेटे से अवगत थे कि कैसे गुस्सैल किस्म के थे। तो जब पता चलता देवी अहिल्याबाई को, तो उस समय देवी अहिल्याबाई क्या करती है कि 1735 में यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना करवा देती है और प्रतिमा को निकालकर यहाँ पर स्थापित करती है। तो 1735 में खजराना गणेश मंदिर का निर्माण हुआ। अब आगे चर्चा करें कुशलगढ़ का किला। अब कुशलगढ़ का किला कहां पर है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा मध्य प्रदेश को लेकर, ठीक है, ये बहुत से बच्चे आप पहली बार सुन भी रहे होंगे कि कुशलगढ़ का किला कहां पर है, राइट। ठीक है, इसका निर्माता कौन है, होलकर राजवंश से या कोई और है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर कुशलगढ़ ये कालाकुंड रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही नेचुरल और ब्यूटीफुल जगह है कालाकुंड, और कालाकुंड की मिठाई बहुत फेमस है, ये जरूर याद रखना। इसके बारे में आगे चर्चा करता हूं आपके साथ। किले का निर्माण स्थानीय जमींदार कुशाल सिंह राजपूत के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये जो किला बना हुआ है आप देख पा रहे हैं, इसका जो निर्माण है वह एक जमींदार जो यहाँ का था कुशाल सिंह राजपूत ने इस किले को बनवाया था। जैसे आप सभी को पता है कि किस तरह से मराठों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया और उनकी शरणागत, उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, जो यहाँ के छोटे जमींदार थे उन सभी ने। तो उनमें से एक कुशाल सिंह भी थे जिन्होंने देवी अहिल्याबाई के राज सिंहासन को स्वीकार किया और उनकी अधीनस्था को स्वीकार किया था। तो जरूर याद रखें आप। ये तलहटी में ये किला 5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ बहुत बड़ा किला है और मुगल शैली में इसको बनाया गया है। 16वीं शताब्दी में ये किला निर्मित हुआ था। 1794 में यहाँ पर क्या करती देवी अहिल्याबाई की, जो तुकोजीराव होलकर इनके जो सेनापति थे, ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि हाँ अब मैं राज शासन संभालूंगा, मुझे वहां से बोल दिया गया है नागपुर से कि अब मैं संभालू, जबकि नागपुर से यह कहा गया था कि आप सिर्फ देवी अहिल्याबाई के सेनापति रहेंगे। तो इनकी तुकोजीराव की जो वाइफ थी कृष्णबाई होलकर, वो इनको उकसाती है कि नहीं अब राज शासन आप संभाले। तो कृष्णबाई होलकर को भी दूसरी देवी अहिल्याबाई के नाम से जाना जाता है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। तो तुकोजीराव होलकर को देवी अहिल्याबाई यहाँ पर 3 महीने के लिए कैद कर देते कि 3 महीने तो आप रेस्ट करो, बाकी साल भर बाद आप सभी को पता है कि 1795 में देवी अहिल्याबाई की डेथ हो जाती है। अब एक चीज और है, यहाँ पर मैंने चर्चा की थी कालाकुंड। अगर एमपीपीएससी और व्यापम में यह प्रश्न आ रहा है कि कालाकुंड पर्यटन स्थल कहाँ है, तो आप सीधा आंसर कीजिए इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, कालाकुंड की मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है, आप आंसर कीजिए इंदौर। और यहीं पर कालाकुंड में टंट्या मामा की समाधि है। टंट्या मामा की समाधि कहां पर है, तो टंट्या मामा की समाधि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, तब भी आप आंसर करेंगे इंदौर। यहीं पर टंट्या मामा संग्रहालय बनाया जा रहा है, कहां पर, कालाकुंड में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिए टंट्या मामा समाधि कहाँ है। जब अंग्रेजों ने उन्हें जबलपुर में फांसी दे दी गई थी, तो उनका जो मृतक शरीर है वह यहाँ पर फेंक दिया गया था। कहते हैं कि वो छोड़ के चले गए थे, तो यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। टंट्या मामा के बारे में, टंट्या मामा के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका आदित्य शक्तियां प्राप्त थी, वो पल भर में कहीं से कहीं चले जाते थे। ऐसी स्टोरी भी टंट्या मामा की आती है। दूसरा, ये वह स्थल है जहां पर रेलवे स्टेशन तो है, कोई भी ट्रेन गुजरने से पहले यहाँ पर
टंट्या मामा की समाधि पर सलामी देती है, रुकती है कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए, उसके बाद वह आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है आपको कि कहाँ पर ट्रेन सलामी देती है, किसकी समाधि के सामने, तो टंट्या मामा। ठीक है, और वहां पर इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देखेंगे शाजापुर जो है वहां पर भी एक हनुमान मंदिर है, तो उस हनुमान मंदिर के सामने भी जो ट्रेन है, जो शाजापुर मक्सी रोड रेलवे ट्रैक है, वहां पर ट्रेन रुकती है। तो कुछ ऐसे फेमस पर्यटन स्थल है या क्षेत्र है जिनकी अपनी एक अलग ही विशेषताएं हैं, तो ये आप जरूर याद रखें, ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो संक्षिप्त में हमने देवी अहिल्याबाई के कार्य क्षेत्र को देखा और उनके ऐतिहासिक राजपाट को समझा। इसके अलावा 1766 में देवी अहिल्याबाई ने मैसूर में स्वर्ण झूला स्थापित किया, सोने का झूला बना स्थापित किया था। कहां पर? मैसूर में। अब देखो देवी अहिल्याबाई ने भारत में बहुत सारे शिव मंदिर भी बनवाए हैं, पुनर्निर्माण भी करवाया। तो इनमें से क्या हुआ अभी कि जितने भी मंदिर उन्होंने बनवाए, जो काशी विश्वनाथ है या वहां पर पुनर्निर्माण करा, टोटल जो कंस्ट्रक्शन करवाया गया था उन सभी की प्रतिलिपि जो है वो मैसूर घाट पे देखने को मिलती है। यानी कि सभी टोटल जो शिवलिंग है वो मैसूर घाट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से बना यह घाट बहुत मजबूत घाट माना जाता है। तो यहाँ पर देवी अहिल्याबाई एक साथ सभी शिव भगवान, मतलब जितने भी शिव धार्मिक स्थल थे उनका एक साथ दर्शन कर लेते थे।